कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यही क्या हुआ, सिग्मॉइड कर्व। इसी सिग्मॉइड कर्व को समझो। सिग्मॉइड कर्व में शुरू में क्या देखते हो कि जो कर्व का जो ग्रोथ होता है वह लैग फेज में होता है। लैग यानी धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा। और बाद में जाकर क्या होता है, सिम्पटोट हो जाते हैं, यानी स्टैटिक हो जाता है। यानी 90-100 के बाद अगर हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते भी जाते हैं, ओके, तो क्या देखते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम आपको बतला ही दिए कि कितना होता है, 97 से 98%। कभी भी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 100% यूजुअली नहीं होते हैं। यही कर्व हुआ लैग फेज। लास्ट में जो स्टैटिक हो गया वो एसिम्प्टोट फेज। बीच में जो ग्रोथ हो रहा है तेजी से, ये ग्रोथ फेज है। यही सिग्मॉइड कर्व होते हैं। लैग, जिसको लैग फेज कहते हैं, एक्सेलरेशन फेज हुआ, और ए सिम्प्टोट फेज हुए जो स्टैटिक हो गया। अब इसी को समझा मैं कि इस ग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, ग्राफ से नीचे की ओर अगर हम आएंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तब तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या घट रहा। लेकिन जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इससे क्या साबित हो रहा है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यहां लिख दें, इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम ग्राफ के ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो उससे हम क्या देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, इंक्रीज कर जाता है। यानी एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन क्या है, इंक्रीज कर जाती है। या एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन क्या हुआ, इंक्रीज कर रही है। ग्राफ के ऊपर क्या हुआ, बढ़ने पर हमको लगता है कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इंक्रीज, राइट। अब आपको 2-3 चीज समझा मैं कि इस ग्राफ में तुम क्या देखते हो कि फर्स्ट फेज क्या होता है, लैग फेज। लैग मीन्स धीरे धीरे। बाद का फेज क्या हुआ, तेजी से, एक्सलेशन फेज। और अंतिम वाला क्या हुआ, एसिम्प्टोट यानी स्टैटिक फेज। स्टैटिक फेज ऐसा क्यों होता है, इसको अब हम आपको समझा रहे हैं।
अब इसको समझने के लिए दो तीन चीज हमको याद रहना चाहिए। एक तो जानते हो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन करता, और दूसरा एक आरबीसी में क्या बतलाए थे 280 मिलियन हीमोग्लोबिन रहता। 1 आरबीसी having 280 मिलियन हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन क्या है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। ये सपोज करो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अभी ये किसी ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं किए हुए हैं। हीमोग्लोबिन विथ नो ऑक्सीजन, यानी क्या है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। और जब इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता तो रिड्यूस्ड फॉर्म में ये है। इस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो टेंस फॉर्म में होता है, और वह किसी भी ऑक्सीजन से कंबाइन करना नहीं चाहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन्स हैं उसमें आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन को कैरी करना नहीं चाहता। समझ गए? अब जब कोई ऑक्सीजन इसमें इन करता, ये तो ऑक्सीजन कैरी करना नहीं चाहेगा, लेकिन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण जब इसमें ऑक्सीजन इन कर गया, अब ये टेंस फॉर्म से किसमें बदल गया रिलैक्स फॉर्म। ओके, तो अब ये किस फॉर्म में चलाया रिलैक्स्ड फॉर्म। तो पहला जब ऑक्सीजन इसमें इन कर रहा है, जो इन किया, तो ये बोलो स्लो होगा कि फास्ट होगा? स्लो होगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन लेना नहीं चाहेगा। फिर भी प्रेशर के कारण इसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण इसमें ऑक्सीजन आएंगे, तो ये क्या होगा बोलो स्लो। ओके, अब तो समझ गए होंगे कि सिग्माइड कर्व क्यों बनता है। तो फर्स्ट का शुरू का फेज क्या देख रहे हो, लैग फेज, धीरे धीरे। अब जब ऑक्सीजन इसमें आ जाते हैं तो ये टेंस से रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाता है। अब इसके ऑक्सीजन जब इसमें आ जाता है तो यह
ग्लोबिन के कुछ आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड को डिजॉल्व कर देता है और हीमोग्लोबिन टेंस फॉर्म से रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाता है। अब इसके कारण अब तो जो एक ऑक्सीजन आ रहा है और यह जो ऑक्सीजन बना इसके अंदर आया, ये इसको दूसरा ऑक्सीजन को स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, यानी दूसरा ऑक्सीजन क्या हुआ, तेजी से आएगा। तो सेकेंड ऑक्सीजन जो आया वो क्या हो जाएगा, बोलो, फास्ट। ग्लोबिन की आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड और ब्रेक हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के कारण, जिसके कारण तीसरा ऑक्सीजन लेने की दर क्या होगी, उसमें और बढ़ जाएगी, यानी ये भी इसको स्टिमुलेट कर रहा है और इधर से भी स्टिमुलेट हो रहा है। तो तीसरा जो ऑक्सीजन लगेगा वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएंगे। लैगिंग फेज क्या है, तेजी से बढ़ रहा है। अब चौथा जो होंगे और आयनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ब्रेक हो रहा है, जिसके कारण चौथा क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन को टेकिंग कैपेसिटी क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यह भी इसको चौथा ऑक्सीजन लेने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, ये भी और ये भी। ओके, तो इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगा, फास्टेस्ट, काफी तेजी से चौथा ऑक्सीजन को वो लेगा। राइट। अब यहां देखो, अब फिर एक क्वेश्चन है, ये तो यहां से फास्टेस्ट हुआ, तो फिर ये स्टैटिक कैसे हो गया, इसको तो और ग्राफ को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो ग्राफ क्या हो रहा है, एसिम्पटोट हो रहा है। उसको अब समझा मैं, यहां पर देखो ये आरबीसी मॉलिक्यूल्स हैं, आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन हैं, अभी बतलाए ही हैं। करीब 280 मिलियन हीमोग्लोबिन है। तो जब ऑक्सीजन इसमें इन करता है तो ये बाहर की ओर जो हीमोग्लोबिन होंगे उसमें तो ऑक्सीजन क्या होगा, जल्दी एसोसिएट होगा, लेकिन जितना अंदर, चुके इतना कम्पैक्ट है कि हर में ऑक्सीजन आते आते वो क्या होगा, एक निश्चित लेवल में चला आता है, यानी स्टैटिक फेज में आ जाता है। क्योंकि एक आरबीसी में तो पैक्ड है, तो अंदर वाला जो हीमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीजन के, उसमें ऑक्सीजन को जाने में क्या लगेगा, टाइम लग रहा है, बनिस्बत क्या है, आउटर सरफेस में सब एक दूसरे से कम्पैक्ट है, इसीलिए बाद में चल करके क्या होगा, ये स्टैटिक हो जाता है। ओके, और ये जो रिएक्शन बतलाए हीमोग्लोबिन को, ये किसको शो करता है, कोऑपरेटिव रिएक्शन, कोऑपरेटिव रिएक्शन, यानी हर हीमोग्लोबिन दूसरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन कैरिंग करने के लिए स्टिमुलेट करता है। लेकिन क्या है, इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन्स है एक आरबीसी के कारण कि जो सबसे लास्ट में होगा उसमें तो
ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा कंपैरेटिवली, इसीलिए अंतिम फेज क्या होता है, स्टैटिक होता है। अब ऐसा नहीं, अगर हम आपको ये बतला देते तो आप आसानी से समझ जाते कि ये तो इसको स्टिमुलेट किया, ये स्टिमुलेट किया, लेकिन बतला देते कि जब तीसरा में ऑक्सीजन लग जाता है तो चौथा के लेने की दर इसमें घट जाती है, चूंकि यह लगभग सैचुरेट कंडीशन में आता है और इसीलिए लास्ट फेज लैगिंग होता है। ये बात नहीं है, ये तो हम आपको ये बतला रहे हैं कि ये चौथा ऑक्सीजन और ज्यादा तेजी से लेता है, लेकिन लैगिंग फेज का कारण क्या है, ये लास्ट स्टैटिक फेज का कारण क्या है, आरबीसी में बहुत से हीमोग्लोबिन है, तो नेचुरली जो इनर सरफेस का हीमोग्लोबिन होगा, जो कंपैक्टली होंगे, जो अंदर की ओर होंगे, उसमें ऑक्सीजन के जाने में समय लगेगा और ये क्या होगा, स्टैटिक फॉर्म में रहता। समझे इसको? अब इसी से अब समझा मैं, बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट।
अब तो जान रहे हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 25 पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 50% है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, P50। 40 mm ऑफ Hg पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है, 75%, इसी को क्या कहते हैं, P75, राइट। अगर ये कंडीशन है और अब हम क्या करें इस कंडीशन में, यहां लिख रहे हैं इफेक्ट अगर यही जो बोर्स इफेक्ट बतलाता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज कर गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज कर गया, पीएच डिक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, 2,3-DPG डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर इंक्रीज कर गया, तो ये जो कर्व है जिसको क्या कहते हो, सिग्मॉइड कर्व, इस कंडीशन में सिग्मॉइड कर्व जो है शिफ्ट टू राइट साइड, सिग्मॉइड कर्व क्या होगा, राइट साइड की ओर बढ़ जाएगी। मेनली क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सिग्मॉइड कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, इसी को बोर्स इफेक्ट कहते हैं। ये सारा फैक्टर्स जो है सिग्मॉइड कर्व को राइट साइड की ओर शिफ्ट करने में हेल्पफुल हो सकती है, इसी को क्या कहते हैं, बोर्स इफेक्ट। इस कंडीशन में सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट्स टू राइट साइड, शिफ्ट टू राइट साइड, साइड साइड जैसे शिफ्ट करेगा सिग्मॉइड कर्व, तो जो P50 है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट साइड शो P50 इंक्रीज। तो बोर्स इफेक्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि P50 जो है ये क्या हुआ, ये इंक्रीज कर जाता है। इसी को बोर्स इफेक्ट कहेंगे। बोर्स इफेक्ट समझे, CO2 HPH टेम्परेचर 2,3-DPG के इंक्रीज होने से, पीएच के डिक्रीज होने से और सब के इंक्रीज होने से सिग्मॉइड कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट करती हैं, जिसके कारण P50 इंक्रीज कर जाता है, इसी को बोर्स इफेक्ट कहा जाता है। अब इसको देखो इसी तरह, अब एक से ही बतलाव है। अभी देखो, पता है तुमको कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 25 mm ऑफ Hg, 25 mm ऑफ Hg, तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है, 50%। ओके, लेकिन जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, पीएच नॉर्मली क्या होगा, घट जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए,
2,3 dpg बढ़ जाए। इस कंडीशन में कर्व राइट साइड मूव करने का अर्थ क्या हुआ समझो, कि जो 50% 25 mm ऑफ एच पर हमको प्राप्त होता है, वह हमको किस पर प्राप्त हो रहा है, 35 mm ऑफ एच पर। इस पर प्राप्त हो रहा है 35 mm ऑफ एच। ओके, यानी जो 30 पर हमको नॉर्मल कंडीशन में कितना होता था परसेंटेज सेचुरेशन, 57%, वो अभी कितना हो रहा है, 50% ही परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट टू राइट साइड, यानी P50 इंक्रीज किया। अभी बोलो कितने पार्शियल प्रेशर पर सेचुरेशन 50% है, 30 पर है, राइट। तो यहां पर आकर के इसको क्या कहेंगे, P50। और यहां पर P50 कब होता था, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 25 mm ऑफ एच रहता है। और यहां पर क्या देखते हो कि 35 mm ऑफ एच पर पार्शियल परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वह कितना है, P50। इसीलिए कहा गया, सो P50 जो है इंक्रीज कर जाता है, ये बढ़ के 25 के स्थान पर ये कितना पर आता है, 35 mg। और कर्व क्या हुआ, राइट, हम तो ऐसे भी राइट इस साइड की ओर बतलाते हैं, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट। तो यहाँ पर देखो कर्व क्या हुआ, राइट साइड की ओर इन करता है। यही क्या होगा, बोर्स इफेक्ट, समझ गए होगे। लेकिन अब तीसरा कंडीशन देखें कि अगर CO2 कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाए, यानी कहने का अर्थ क्या है, PO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाए। CO2 कंसंट्रेशन क्या हुआ, अगर घटता हो, H प्लस क्या हो, डिक्रीज होता हो, तो नेचुरली pH क्या होगा, इंक्रीज करता हो, टेम्परेचर डिक्रीज करता हो, 2,3 dpg डिक्रीज करता हो। इस कंडीशन में सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। इस कंडीशन में सिग्मॉइड कर्व क्या होगा, लेफ्ट साइड, यानी P50 वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। P50 वैल्यू इस कंडीशन में घट जाएगा। अगर कौन कौन कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन घट जाए, H प्लस घटे, pH बढ़े, टेम्परेचर घटे, 2,3 dpg घटे, तो सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, यानी वैल्यू ऑफ P50 डिक्रीजेज। अब इसको हम आपको दूसरे कंटेक्स्ट में लेके समझा रहे हैं। बोर्स इफेक्ट समझ गया होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट टू राइट साइड, सो द P50 इंक्रीज।
अब इसको समझो कि अगर कैसे सिग्मॉइड कर्व लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा, इसको समझा रहे हैं। सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। एग्जाम्पल बाय हीमोग्लोबिन एफ। अभी बतलाए थे कि फीटस हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। तो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन A1 में कौन सा है, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। यह बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन शो एफिनिटी विथ 2,3-DPG। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एफिनिटी रखता है। तो अगर आरबीसी में 2,3-DPG का अमाउंट बढ़ेगा तो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन 2,3-DPG से एफिनिटी रखता है और इसके कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी क्या होगी, घट जाएगी। शो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेज। लेकिन ये देखो जो हीमोग्लोबिन में गामा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है डज नॉट शो does not show affinity with 2,3-DPG। इसका गामा पॉलीपेप्टाइड चेन 2,3-DPG से लिंक नहीं करता है, इसलिए इसकी एफिनिटी द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज इंक्रीज। सो एफिनिटी of hemoglobin for oxygen increases and sigmoid curve shifts to left side। sigmoid curve shift to left side।
अब देखो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या हुआ, नॉर्मल हम लोग में क्या है, पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का कितना होता है 25 PO2 कितने होते हैं 25 mm ऑफ Hg। तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना हो गया 50%। लेकिन यहां पर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 कितना है 25 mm ऑफ Hg। 20 mm ऑफ Hg पर ही परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना हो गया, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना हो गया 50%। यानी 25 पर जो 50% होता था फीटस के केस में, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 mm होगा तभी वो क्या होगा 50% हो गया। यानी जो सिग्मॉइड कर्व है वो क्या हो गए शिफ्ट टू राइट साइड, सॉरी शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट का अर्थ समझ गए कि परसेंटेज सेचुरेशन लेफ्ट साइड में क्या होगा कम पार्शियल पर ही उतना सेचुरेटेड हो जाएगी जितना कि नॉर्मल से कम। और राइट में क्या होगा, अगर P25 पर 50% सेचुरेट होता है तो वो 30 पर जाके सेचुरेट होगा। और लेफ्ट में क्या होगा, जो 25 पर है वो 20 पर ही क्या होता है 50% सेचुरेट हो जाता है। ये चीज समझे। तो इस तरह से बोर्स इफेक्ट का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझो। बोर्स क्या कहता है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा इंक्रीज करेगा तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेज। क्या बोर्स इफेक्ट यही कह रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेज। इट मीन्स अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर इंक्रीज करता हो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन क्या है इंक्रीज कर जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा एफिनिटी फॉर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। राइट। तो बोर्स इफेक्ट का इंपॉर्टेंस है कि बोलो एल्व्यूलाई सरफेस पर, लंग्स के एल्व्यूलाई सरफेस पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होता है ऑलवेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज क्या होते हैं ज्यादा। यही कारण है कि एल्व्यूलाई लेवल पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है। तुमको पढ़ाए ही थे कि एल्व्यूलाई लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है 104 mm ऑफ Hg। ओके। और टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटते घटते कितना हो जाते हैं 40 mm ऑफ Hg। ओके। तो यही कारण है कि टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होकर के टिश्यू सेल्स में चला जाता है और एल्व्यूलाई लेवल पर ब्लड जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। जबकि टिश्यू लेवल पर
ब्लड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, यानी आरबीसी से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। मेरी बात समझे? हम लोग जो बतलाते हैं कि टिश्यू लेवल पर, टिश्यू में आने पर ब्लड से यानी आरबीसी से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू लेवल पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड कर देता है। लेकिन एल्वेओलाई लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का लोडेड होता है। लिख दें इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्स इफेक्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्स इफेक्ट। at alveoli level due to high partial pressure of oxygen, hemoglobin combines with oxygen and at tissue level due to high partial pressure of carbon dioxide, hemoglobin releases CO2. Right? एक और इसी में बतला दें, मसल प्रोटीन मायोग्लोबिन यहां पर देखो, मायोग्लोबिन तुम जानते हो मसल प्रोटीन है,
इसमें एक मॉलिक्यूल आयरन पाया जाता है और 1 मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन combines with ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड बतला रहे हैं। ये देखो 100 मिलीलीटर arterial blood, it means oxygenated blood, oxygenated blood carry 48 milliliter of CO2 और 100 मिलीलीटर वेनस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 52 मिलीलीटर ऑफ CO2। इसका अर्थ क्या हुआ? 100 मिलीलीटर blood carries 52 minus 48 milliliter of CO2, that is 4 milliliter of CO2 receives tissue. That is 100 milliliter blood receives 4 milliliter of CO2 from tissue level। ठीक, और यही 4 मिलीलीटर CO2 released by the deoxygenated blood to the alveoli। 52 में 4 रिलीज कर देता तो 48 बच गया। यही आर्टेरियल ब्लड जो है इसमें 4 मिलीलीटर ऑक्सीजन फिर ये रिसीव किया, फिर ये क्या हुआ 42। वही लिखे 100 मिलीलीटर ब्लड रिसीव्स 4 मिलीलीटर CO2 फ्रॉम टिश्यू लेवल्स एंड the deoxygenated blood releases 4 milliliter CO2 to alveoli। अब तो 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड से अल्टीमेटली एल्व्यूलाई में रिलीज होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी क्या है 48 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रहता है, तो रिसीव कितना करता है 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से, और वही 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड पुनः टिश्यू से होता हुआ एल्व्यूलाई से होकर बाहर निकल जाता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी हर समय 48 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है वह 3 विधि से होता है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एज dissolve form in blood plasma। और ये करीब कितना है 7%। तो डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड 7% ट्रांसपोर्ट होती है, यानी लगभग कितना
about 0.3 milliliter CO2 transported in blood plasma as dissolved form. Okay. Next, अब दूसरा एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये करीब 20 से 25% जो है यह कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या हुआ? विथ द ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पढ़ाए थे दो पार्ट, हीम और ग्लोबिन। तो यहाँ पर ग्लोबिन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। तो ग्लोबिन ऑफ CO2 कैरी ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी CO2। और इसके लिए मेजर फैक्टर क्या है? मेजर फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस एसोसिएशन को प्रमोट कौन करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मायोग्लोबिन में क्या देखते हो कि 20 mm ऑफ, पढ़ा रहे थे, बीच में लाइन ही कट गया। मायोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन, तो यही लिखा हुआ 1 मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन combines with only 1 molecule of oxygen, because one molecule myoglobin has only 1 molecule of iron.
राइट। और इसकी एक और प्रॉपर्टी देखो कि 20 mm ऑफ पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का रहेगा उसी समय ये क्या होगा 100% मैक्सिमम सेचुरेशन इसका, वही 98%, 100% इसका मैक्सिमम सेचुरेशन हो जाता है। ओके, तो ग्राफ क्या हुआ देखो कैसा होगा मायोग्लोबिन के केस में, हाइपर बोला। उसके बाद फिर क्या देखोगे, परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इससे आगे सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते भी जाइएगा तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज नहीं करता है। तो मायोग्लोबिन में क्या होता है, हाइपर बोला कर्व आता है। और हीमोग्लोबिन में कैसा कर्व हुआ, सिग्मॉइड कर्व। समझ गए। तो मायोग्लोबिन जो होते हैं, हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिव रिएक्शन को शो करता है, लेकिन मायोग्लोबिन में यानी हीमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करने को प्रेरित करता है, लेकिन मायोग्लोबिन जो है वह नॉन कोऑपरेटिव रिएक्शन को शो करता है, नॉन कोऑपरेटिव रिएक्शन। और ये देखो कि यह 20 mm पर तो मैक्सिमम सैचुरेटेड हो जाता है, लेकिन यह ऑक्सीजन को तभी रिलीज करेगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट के कितना हो जाएगा 5 mm ऑफ Hg, यानी लगभग एनारोबिक कंडीशन में ही मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब बहुत हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। राइट, तो नोट करके लिख दें, मायोग्लोबिन releases its oxygen at partial pressure of oxygen about 5 mm of Hg, राइट। इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, साथ ही साथ बोर्स इफेक्ट, सिग्मॉइड कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, ये सारा चीज बतलाए। और अब इसके बाद ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बाद नेक्स्ट है पढ़ना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड।